सभी को नमस्कार। अम्ल, क्षार और लवण अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें अपने बात कर रहे थे अम्ल और क्षार की डेफिनेशन के बारे में। तो इसमें अपनों ने सबसे पहले पढ़ा था आर्यनियस द्वारा अम्ल क्षार अवधारणा और लास्ट टाइम पढ़ा था अपनों ने ब्रोस्टेड-लोरी द्वारा अम्ल क्षार संकल्पना, जिसमें अपनों ने बात की कि जो प्रोटॉन दाता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही है उससे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आगे बात करती है इसमें और डिटेल की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। तो इसमें आगे अपने बात करें, इसमें एक वर्ड आता है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो बात करते हैं अपने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में। तो यहाँ पे संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से पहले अपने बात करें संयुग्मी होता क्या है। संयुग्मी का मतलब होता है जोड़ा, यानी अम्ल है तो क्षार जरूर आएगा, क्षार है तो अम्ल जरूर आएगा। कैसे? जैसे अपने एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे लिखा है मैंने NH3 और H2, इसके अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त होगा NH4 प्लस और क्या प्राप्त होगा, OH नेगेटिव। ठीक है, तो अपनों ने बात की कि यहाँ पे देखो NH3 है और यहाँ पे प्रोटॉन ग्राही, ठीक है, एक ग्रहण कर लिया तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये तो क्या कहलाएगा, क्षार। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, उसके बाद बात करें जल की। जल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ से एक H निकल गया। ठीक है, इसका मतलब प्रोटॉन दाता, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पे अम्ल। ठीक है, क्योंकि अपनों ने बात किया कि प्रोटॉन दाता है वो क्या कहलाएगा, अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्या कहलाएगा, क्षार। ठीक है, तो ये तो बात होगी यहाँ पे। अब जहां पे ये प्रोटॉन ग्रहण हो रहा है यानी NH3 से NH4 बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संयुग्मी अम्ल। ये क्षार है तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये अम्ल है तो ये क्या होगा, संयुग्मी क्षार। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना था। तो ये है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो संयुग्मी अम्ल की अपने डेफिनेशन क्या देंगे, तो यहां से अपने डेफिनेशन लिख लेते हैं, संयुग्मी अम्ल। ठीक है, तो अम्ल की बात करें, सिग्नल यहाँ पे क्या प्रोटॉन ग्रहण किया, किसने, क्षार ने, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर जो पदार्थ बनता है, ग्रहण करने पर प्राप्त। ठीक है, ये तो हो गया संयुग्मी अम्ल। अब बात करें अपने संयुग्मी क्षार की, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, अम्ल द्वारा यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटॉन ग्रहण, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोटॉन त्याग पर प्राप्त पदार्थ। ठीक है, तो ये तो होगा संयुग्मी अम्ल और ये क्या होगा, संयुग्मी क्षार। तो ये अपने को एग्जांपल ध्यान रखना है। तो इसमें एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ये अपनों ने पढ़ा ही था कि HCl और NH3 अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे अपने पास क्लोरीन और ये अमोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें, देखो यहाँ से HCl है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ का त्याग हो गया, तो इसका मतलब HCl यहाँ पे क्या है, अम्ल। ये अम्ल है तो ये क्या कहलाएगा, तो बताया था ये अम्ल है तो इसके साथ क्षार आना चाहिए, वो भी कौन सा, संयुग्मी क्षार। ठीक है, संयुग्मी क्षार। फिर बात करें, देखो NH3 है और यहाँ पे NH4 हो गया, यानी प्रोटॉन क्या हो गया, यहाँ पे ग्रहण, तो ग्रहण हो गया तो ये ग्रहण करने को अपने को क्या कहते हैं, क्षार, और क्षार है तो इसके साथ क्या प्राप्त होना चाहिए, संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल यानी जिससे पदार्थ बन जाता है, जो पदार्थ बन जाता है उसको ही क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल, ये क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। ठीक है, तो ये तो बात होगी संयुग्मी अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। आगे अपने बात करें, एक वर्ड आता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने बात करें
नाइट्रोजन 7 पे आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 2 और 5। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यही बात है, क्योंकि 8 भरे जाते हैं यहाँ पे लेकिन है 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ठीक है, साझा कैसे करेगा, देखो 3 यहाँ पे चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन साझा कर ले तो 5 है, 3 साझा कर ले तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 3 अगर ये पूरे करता है तो बाकी के कितने रह गए यहाँ पे, 2। तो 2 का जो पेयर है वही क्या कहलाएगा यहाँ पे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे और मैं बात करूं, जैसे ऑक्सीजन आता है कितने पे, 8 पे, तो यहाँ पे 2 और 6। अब अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ जाए तो कितने हो गए, 8, अष्टक पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद देखो 2 के साथ ये साझा कर लेगा, बाकी कितने रह गए, 4 तो फ्री रह गए, तो 4 फ्री रह गए, तो 4 में यहाँ पे क्या होगा, 2-2 के ग्रुप बनेंगे, 2-2 के ग्रुप बनेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो युग्म बनेंगे कितने बनेंगे, 2। तो इसमें क्या आ जाएगा कि जो यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है कितने, यहाँ पे 2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म कितने, 1। बस यही अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं। ठीक है, आप क्या करो, 5 में से 3 घटा दो, कितने रह गए, 2। तो 2 का एक पेयर बन गया, यानी क्या बन गया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना हो गया, 1। उसी तरह 6 में से आप 2 घटा दो, कितने रह गए, 4। तो 4 में आपके 2-2 के ग्रुप कितने बनेंगे, 2। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने बनेंगे, 2। ठीक है, यही अपने को ध्यान रखना है। ये अपने क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी अपने, तो अपने को पढ़ना है लुईस द्वारा अमलशार सिद्धांत। ठीक है, यानी एसिड बेस थ्योरी। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी ऐसे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, वो तो क्या कहलाएंगे, क्षार। फिर अपने बात करें कि ऐसे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, अम्ल। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है, यानी ये तो कहलाएंगे क्षार और ये कहलाएंगे अम्ल। और अपनों ने पढ़ ही लिया एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। ठीक है, तो जैसे बात करें अपने, तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे बनेगा AlCl3 और ये बनेगा NH3, और ये इसके मध्य बन जाता है उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो है अम्ल और ये क्या है, क्षार। ठीक है, अब इसमें देखो नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे, और इसके बायतम इलेक्ट्रॉन में कितने चाहिए अपने को, 3। तो 3 देखो ये इसके पास में S3, तो 3 तो ये पूरा कर लेगा, बाकी कितने रह गए, 2। ठीक है, 2 का पेयर रहेगा, यानी एक ही पेयर है, 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक ही पेयर माना जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, जो आपके पास क्षार है ये एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, किसको, इसको। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक है, और ये जो लास्ट में आपके पास जो बनेगा, तो ये उपसंयोजक क्या बनाएगा, बंध। तो इसमें एक लाइन अपने को ध्यान रखनी है कि जो आपके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सांझे से क्या बनता है, उप सह संयोजक बंध बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो किससे उपसंयोजक बंध बनता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करने से। और इसको किससे शो करते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं, इसे तीर के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, और दर्शाएंगे कैसे, ये तो हो जाएगा दाता और ये क्या हो जाएगा, ग्राही। ठीक है,
तो इसको अपने ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि अपनों ने लुईस द्वारा अमल क्षार सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, अब इसमें बात करें अपने, एक तो लुईस अमल, एक लुईस क्षार। तो इसमें अपनों ने बात की अभी लुईस अमल में कि इसके जो केंद्रीय परमाणु हैं, केंद्रीय परमाणु, इसका जो अष्टक है वो क्या रहता है, अपूर्ण। वो क्या कहलाएगा, लुईस अमल। और लुईस क्षार में अपने को क्या ध्यान रखना है, लुईस क्षार में अपने को ध्यान रखना है कि इसके केंद्रीय परमाणु में, केंद्रीय परमाणु का जो अष्टक है वो क्या होगा, पूर्ण। ठीक है, पूर्ण भी होगा और साथ में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाया जाएगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे अपने लुईस क्षार। तो इसमें एग्जांपल अपने बात करें, AlCl3, PF3, MgCl2, ZnCl2 और अपने बात करें BCl3। ठीक है, तो ये तो आ जाएंगे लुईस अमल में। और इसमें बात करें अपने लुईस क्षार में, तो ये आ जाएगा आपके पास NH3, H2, NaOH, OH नेगेटिव, PS3 और KOH। तो ये तो हो गया लुईस क्षार। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपने बात करते हैं। तो क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ एक, कि लुईस के अनुसार कौन सा यौगिक न तो अम्ल है और न ही क्षार। तो न तो अम्ल है न ही क्षार, इसका मतलब क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, यही अपने को ढूंढना है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है दिया हुआ है BCl3, दूसरा दिया हुआ यहाँ पे NF3, तीसरा दिया हुआ यहाँ पे CH4 और लास्ट अपने पास MgI2। ठीक है, अब इसमें अपने इसको हल कैसे करेंगे, तो हल कर लेते अपने। देखो यहाँ पे जो बेरिलियम में ये कितने पे आता है, 5 पे। ठीक है, अब इसके अष्टक की बात करें तो देखो 2 और 3। अब अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए, यहाँ पे 5 और 3 8, लेकिन इसके पास है कितने, यहाँ पे 3। तो अपने ध्यान रखें, तो 3 है ही, 3 + 3 टोटल कितने हो गए, 6। तो अष्टक तो पूरा नहीं हुआ, ये यानी ये अष्टक है अपूर्ण। अब ये क्या अपूर्ण अष्टक है, अपूर्ण अष्टक है तो ये कैसे अम्ल है, ये अपनों ने बात की थी अभी, तो ये क्वेश्चन के आधार पे। ठीक है, तो ये क्या है, अम्ल। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो गया इसका 2, ये 5 और इसके पास है कितने, यहाँ पे 3। तो 5 और 3 तो ये ग्राइंड कर ही लेगा, तो ये तो हो गया अष्टक पूर्ण। ठीक है, अब पूर्ण हो गया, मैंने एक बात बताया था आपको, जब पूर्ण हो जाए तो आप क्या करो, 5 में से 3 घटाओ, कितना रहेगा, 2। 2 का एक पेयर किसको शो करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, यानी साथ में क्या आ जाएगा आपका पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, क्षार। ठीक है, उसके बाद कार्बन, कार्बन कितने पे आता है, 6 पे। कार्बन 6 पे आता है तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। तो 4 ये रहा और 4 ये रहा, तो 4 और 4 8। ठीक है, अब 8 है, ये अष्टक तो पूर्ण है इसका। ठीक है, अष्टक क्या है इसका, पूर्ण। लेकिन इसमें लोन पेयर अगर बात करें, 4 में से 4 घटाओ कितने रहेगा, 0। तो 0 क्या होगा, यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अब्सेंट रहेगा। ठीक है, यानी इसमें जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन अब्सेंट। ठीक है, तो देखो इसमें लोन पेयर अब्सेंट है तो ये क्या है आपका, उदासीन। क्या है, उदासीन। बस ये इसमें ध्यान रखना है, ये क्या है, उदासीन। और यही अपने को चाहिए था, न तो अम्ल हो न हो क्या, क्षार।
तो ये अपने क्षार के लिए देखो कंपलसरी होना चाहिए कि लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। एब्सेंट है तो वो क्या है, उदासीन। और ये भी लास्ट में बात कर लेते हैं Mg। तो Mg कितने पे आता है, 12 पे। तो Mg 12 पे आता है, तो यहाँ पे अपने बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, और यहाँ पे लास्ट में कितना होगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे अष्टक पूरा करें अपने, 2 है और इसके साथ यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 + 2, तो अष्टक पूरा हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या है, अपूर्ण। अपूर्ण है तो वो क्या होगा, अमल। ठीक है, तो ये क्या है, अमल। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर सी है वो कौन सा है, तीसरा। तो ये आपको क्या करना है, ऐसे चेक करना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहले बात करें अम्ल व क्षार की क्रिया। तो ये तो पता ही है, अम्ल क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ध्यान रखना अपने को कि अम्ल और क्षार, इसकी क्रिया कराएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, लवण, और साथ में क्या प्राप्त होगा, जल। बस यही लाइन अपने को ध्यान रखनी है। अपने को केमिकल रिएक्शन रटनी नहीं है, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण और जल। बस इसके थ्रू अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन हल। कैसे, जैसे यहाँ पे HCl है और क्षार है, तो क्षार में तो ध्यान ही रखना OH तो आई गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपके पास NaCl और यहाँ पे जल। जल को आप अलग कर लो, बाकी जो रह गया आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, H2O अलग लिख दो, बाकी क्या रह गया, NaCl। ठीक है, उसके बाद बात करो, ये जो लवण है ये किस में आ जाएगा, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, उदासीनीकरण। ठीक है, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये तो गया। उसके बाद बात करते और एग्जांपल की, जैसे H2SO4 और CaOH की ट्वाइस, तो ये हो गया यहाँ पे CaSO4 + 2H2O। ठीक है, और बात कर लें HCl + KOH, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, KCl + H2O। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको ये लाइन ध्यान है तो आपको जल अलग कर लेना है। उसके बाद जो बचेगा वो आप क्या कर दो, पदार्थ को अलग लिख दो। ठीक है, तो ये तो बात होगी अम्ल क्षार की अभिक्रिया करने पर क्या अपने को प्राप्त होता है। उसके बाद बात करें, अपनों ने बचपन में जो 6th-7th की क्लास है उसमें मेंडल के नियम पढ़ते थे अपने, जिसमें अपने मटर के पौधे के रिएक्शन कराते थे। तो उसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या करना है, यहाँ पे आपको अम्ल लिखना है और यहाँ पे क्षार लिखना है, और अम्ल में आ जाएंगे आपके पास 2, कौन कौन से, एक तो आ जाएगा प्रबल अम्ल और एक आ जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, और यहाँ पे भी बात करें, एक तो आ जाएगा प्रबल क्षार और एक आ जाएगा कि आपके पास क्या, दुर्बल क्षार। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलके हमेशा उदासीन ही बनाएंगे, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, उदासीन, अम्ल और क्षार तो लवण बनाते हैं, लेकिन प्रबल और प्रबल आ जाए तो क्या बनाएंगे, उदासीन। दुर्बल और दुर्बल आ जाए तो क्या आ जाएगा, उदासीन। लेकिन साथ में क्या आना चाहिए, अम्ल और क्षार। कैसे, जैसे बात करें अपने, तो यहाँ पे प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल की किससे विक्रिया करें, प्रबल क्षार से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त होएगा, बताया था प्रबल और प्रबल आ जाए तो क्या देगा, उदासीन। लेकिन उदासीन तभी होएगा जब अम्ल और क्षार होगा, तो ये क्या देगा, उदासीन लवण। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे प्रबल अम्ल की किससे कराएं अपने, दुर्बल क्षार से। तो प्रबल अम्ल की अपने किससे कराएं, दुर्बल क्षार से। तो यहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त होएगा, देखो प्रबल है और ये दुर्बल है, तो ये हो जाएगा अम्लीय, अम्लीय लवण। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपके पास क्षारीय
लवण। ठीक है, उसके बाद बात करें दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास उदासीन लवण। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि इसके थ्रू अपने को पता चल जाएगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से उदासीन प्राप्त होगा और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या प्राप्त होगा, उदासीन लवण। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने आगे, अगर अपने अम्ल की धातु से क्रिया कराएं तब क्या प्राप्त होगा। बस ये लैंग्वेज ध्यान रखनी है अपने को, क्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, धातु के अम्ल से क्रिया कराएंगे तो अपने पास प्राप्त होगा लवण। ठीक है, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज H2 गैस क्या होगी यहाँ पे बाहर। तो बस ये ध्यान रखना अपने को, H2 गैस बाहर निकलती है, ये भी ध्यान रखना है। धातु के अम्ल से क्रिया कराएंगे तो H2 गैस क्या निकलेगी बाहर। कैसे, जैसे अपने बात करें Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ से क्या बनेगा ZnSO4 और यहाँ से क्या निकाल दो आप H2 गैस बाहर। ठीक है, तो सबसे पहले H2 गैस ही बाहर निकालो। कैसे, जैसे एक एग्जांपल हो ले सोडियम और ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से H2 गैस बाहर निकालो, तो H2 तो बाहर रह ही गया, तो रह के गया NaCl, तो यहाँ पे रह गया 2NaCl। ठीक है, तो ये तो हो गया धातु, जिंक, सोडियम जो अपने को याद है। उसके बाद इसी तरह बात करिए इधर अपने क्षार की भी बात कर लेते हैं। तो क्षार की धातु से क्रिया कराएं, तो क्षार की धातु से क्रिया कराएंगे, ये धातु है और ये क्षार है। तो सबसे पहले तो ये अपने को पता है H2 गैस क्या निकलेगी बाहर और साथ में क्या प्राप्त होगा लवण। बस ये अपने को ध्यान रखना, ये लैंग्वेज ध्यान रखनी है और इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है Zn प्लस NaOH, तो सबसे पहले तो H2 गैस क्या निकालो बाहर, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा लवण। तो बाकी जो रह गया वो यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे रह गया आपके पास Na2 और ZnO2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो ये तो बात होगी अम्ल की धातु से क्रिया और क्षार की धातु से क्रिया। और बात करें अपने, अगर अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराएं, यानी मेटल ऑक्साइड से क्रिया कराएं तब क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना कि अगर अम्ल की मेटल ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराएं तो अपने पास लवण तो प्राप्त हो ही गई, साथ में प्राप्त होगा जल। बस ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, तो जैसे अम्ल की बात करें यहाँ पे क्या आएगा आपके पास H2SO4 और यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, जैसे कैल्शियम है तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास CaSO4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास H2O। ठीक है, तो जल सबसे पहले बाहर निकालो, बाकी जो रहेगा आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जैसे बात करें एक और HCl, अब मेटल ऑक्साइड है तो कौन, जैसे मान लो मेटल हो गया मैग्नीशियम, तो ये ऑक्साइड हो गया। ठीक है, पहले जल को आप बाहर निकालो, तो ये H2 और ये O, तो रह के गया यहाँ पे MgCl2। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, MgCl2। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास अम्ल की क्रिया कराने पर। तो इसके साथ क्षार की भी अपने करा देते हैं। तो यहाँ पे अपने को अभिक्रिया करानी है क्षार की, यहाँ पे धात्विक है तो यहाँ पे अधात्विक, तो क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्षार है, क्षार की अभिक्रिया करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा लवण और क्या प्राप्त होगा जल। ठीक है, तो क्षार है, यहाँ पे क्षार को
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल अपने को पता ही है CO2, और ये आ जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, लवण। तो सबसे पहले जल बाहर निकालो, H2O, तो H2O बाहर निकालना, तो यहाँ पे हो गया आपके पास CaCO3। ठीक है। अब एक चीज अपने को ध्यान रखना है, जो धात्विक ऑक्साइड है उनकी जो प्रकृति है वो कैसे होती है, ये भी अपनों ने बात की थी कि इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, ये भी अपनों ने बात की थी क्षारीय प्रकृति की। और जो नॉन मेटल जो अधात्विक है और इनकी जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है, इनकी प्रकृति अम्लीय। ठीक है, तो तभी तो देखो ये अम्लीय प्रकृति है और ये क्षार है, तभी तो लवण बना रहे हैं। यहाँ पे भी देखो ये अम्ल है और ये क्षारीय प्रकृति है, तभी तो क्या बना रहे हैं, लवण। ठीक है, इनके पीछे कॉन्सेप्ट है, तभी तो ये क्या बना रहे हैं, लवण, क्योंकि लवण में अम्ल और क्षार दोनों होने चाहिए। तो ये तो बात होगी इसके रासायनिक गुणधर्म की। तो लास्ट अपने पढ़ लेते हैं एक और, अगर अम्ल की कार्बोनेटो व हाइड्रोजन कार्बोनेटो से क्रिया कराएं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें धात्विक कार्बोनेट, यह इसको क्या बोलते हैं अपने, धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसकी अभिक्रिया कराएं अपने अम्ल के साथ, तो क्या प्राप्त होगा अपने को, लवण। लवण प्राप्त होगा, साथ में जल और साथ में ऑक्सीजन क्या होगी यहाँ से बाहर। तो ये अपने को लैंग्वेज ऐसे कैसे याद रखनी है, ये याद है तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो CaCO3 है और किससे, अम्ल से, यानी मान लेते हैं यहाँ पे H2SO4। तो अपने पास सबसे पहले जल, यानी अपने एक तो H2O बाहर निकालें और एक क्या निकाले, O2 बाहर। ठीक है, तो अपने पास क्या रह जाएगा, लवण। तो बाकी जो रह गया कौन सा रह गया, देखो H2O और O कितने यहाँ पे 3, तो ये यहाँ पे रह गया आपके पास 5 और ये रह गया आपके पास 3, तो पीछे रह गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास Ca और ये रह जाएगा SO4, तो ये रह जाएगा आपके पास CaSO4। ठीक है, तो ये अपने ऐसे निकाल सकते हैं। ये वही है जिसको क्या बोलते हैं, अंडे के खोल पर अम्ल की क्रिया। ठीक है, तो ये थे रासायनिक गुणधर्म जो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनको एक दो बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे कि अपने इससे अभिक्रिया कराएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा। जो प्राप्त होगा वो सबसे पहले अलग कर लो और जो बाकी रह गया वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अम्लों के उपयोग, उसी के साथ बात करेंगे क्षारों के उपयोग क्या है। ठीक है, तो साथ के साथ रिवीजन करते रहें। ये टॉपिक थोड़ा अपने को समझने से ज़्यादा कुछ चीज़ें याद करने से भी है, तो साथ के साथ क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और जो आपके पास इसमें याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो साथ के साथ आप रिवीजन करते जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।